हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन को स्टार्ट किया था और ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर हम लोगों ने देख लिया था। ग्रेविटेशन में सीखा था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ सीखा था, F = G m1m2/r²। यहाँ तक बातें कर लिया था। पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्ज़ाम भी होने वाले होंगे सबके, हाफ ईयरली, है ना। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे हमारे साथ में, और हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चल रहे हैं, सिलेबस को लेकर के बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्रेविटेशन का 02 लेक्चर देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा हमारा, वो हम बात करेंगे ग्रेविटी पर। ग्रेविटी, अब बात करें हम लोग ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी में अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रोन करते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हो, पेन है। अब इस पेन को हमने ऊपर की ओर फेंका तो ये कहाँ पर आ गया, फिर से यहीं पर आ गया। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो इस ऑब्जेक्ट पर क्या ये क्यों आया होगा, क्योंकि डेफिनेटली इस पर इसको कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब इस अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, या उसे बोलते हैं ग्रेविटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ग्रेविटी का मतलब a force by which the earth attract to the body, मतलब जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट को बॉडी अर्थ अट्रैक्ट करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन की बात आती है कि ये क्या होता है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई बॉडी क्या करती, लीनियर मोशन करती है। लीनियर मोशन मतलब अप एंड ऐसे मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, तो वहां पर क्या होता है, लीनियर एक्सीलेशन होता है। और अगर कोई बॉडी अप एंड डाउन मोशन कर रही है, अप एंड डाउन मोशन करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन बोलते हैं। और आपको बताया कि भाई लीनियर जो एक्सीलेशन होता है, लीनियर एक्सीलेशन जो होता है उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो लीनियर एक्सीलेशन को डिनोट करते हैं ए से। और अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन की बात करूं, उसे डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। और अगर कब जोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ऐसे मोशन कर रही है तो इसे हम बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सीलेशन। और अगर कोई बॉडी, इसे ए बोलते हैं, अगर कोई बॉडी अप एंड डाउन मोशन करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन स्मॉल जी बोलते हैं। और तीसरी चीज, अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड मोशन करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सीलेशन बोलते हैं। अभी रोटेशनल में पढ़ाया था आपको, क्या होता है रोटेशनल में, उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सीलेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एंगुलर एक्सीलेशन। और इसे किससे नोट करते हैं, अल्फा से, अलग अलग तरीके से, लीनियर एक्सीलेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन, और ये क्या हो गया, एंगुलर एक्सीलेशन। एक्सीलेशन ही है, एक्सीलेशन की यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। क्या होता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द
एक्सीलरेशन। तो ये भी भाई अगर कोई बॉडी अप एंड डाउन मोशन करती है तो लीनियर एक्सीलरेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो आइए अब देखते हैं। अब हमने कहा एक 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था क्या, एक रिलेशन पढ़ा था। क्या होता है रिलेशन भाई, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब कैपिटल जी को आपने पता ही क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, और जी की वैल्यू बताई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बात बताया था आपको कि भाई कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बातें बताए ना, सभी को पता है। अरे यार 20 बार बताया गया ना। तो देखो अब हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया कि हमने कहा भाई चलो ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है, और ये अर्थ की क्या कहलाएगी, हमारी रेडियस कहलाएगी। तो हमने कहा रेडियस ऑफ द अर्थ है आर। तो अब यहां पर भी ये भी क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस होगी, ये भी आपकी रेडियस है। रेडियस हमने आर ही बोल दिया क्या, ठीक है, आर ही का मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ। चलो आर बोला है, आर, ये भी रेडियस होगी। हमने कहा कैपिटल एम ले लिया। कैपिटल एम क्या है आपका, मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास हमने क्या ले लिया, कैपिटल एम ले लिया। और यहां पर हमने एक बॉडी कंसीडर कर ली, और इस बॉडी का मास कितना है, स्मॉल एम, और स्मॉल एम की बॉडी है, तो स्मॉल एम आपका क्या है, मास ऑफ बॉडी है। आर क्या है आपकी, रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो हम ये कंसीडर कर चल रहे हैं कि भाई जो ये बॉडी है अर्थ के बहुत ही क्लोज है, और जब बहुत क्लोज होगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, चलो अब देखो अगर ये बॉडी इसके अराउंड क्या कर रही है, मोशन कर रही है मान लो, तो इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, छोड़ो, अगर ये एक बॉडी है और एक बॉडी ये है, तो एक बॉडी हमारी क्या है, अर्थ है, और एक अनदर बॉडी क्या हमारे पास, इसका बॉडी का नाम दे दो ए, एक बॉडी है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। तो कैसा फोर्स लगेगा भाई, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो बॉडी है, दो मासेस हैं, अगर टू मासेस हैं, तो टू मासेस के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कहलाता था, है। तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम ना, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। अरे भाई कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, G m1, m1 का मतलब फर्स्ट मास ऑफ द अर्थ, m2 सेकेंड मास अपान क्या होता था, आर स्क्वायर, आर का मतलब डिस्टेंस। तो बताओ इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर ही हमने कहा आर है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अभी एक चीज और आप जानते हैं, बाई, हाँ अब ध्यान दो, फोर्स, एक चीज आपको पढ़ा था, फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एम ए। F इज इक्वल टू आपको क्या पढ़ाया था, एम ए। न्यूटन्स कहां पढ़ाया था, न्यूटन्स
सेकेंड लॉ पढ़ाया था आपको? हाँ भाई पढ़ाया था, न्यूटन सेकेंड लॉ में आपने पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू ma पढ़ा था। ma क्या होता है? जब बॉडी कैसा मोशन करती है? लीनियर। अब हमने कहा बॉडी लीनियर मोशन ना करके कैसा मोशन करती है? अप एंड डाउन मोशन करती है, तो क्या लगता है? ग्रेविटी वर्क करती है। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg आ जाता है। इसे मैंने क्या लेट कर लिया? इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। अब यहां से हमने कहा बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो दोनों के LHS क्या है? सेम। इसका भी F है, इसका भी F है, और दोनों क्या लग रहे हैं? इसी बॉडी पर लग रहे हैं, तो दोनों फोर्स हैं, दोनों को इक्वल कर लो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? mg। तो इसका LHS हो गया। अब इसका जो LHS होगा किसके LHS के इक्वल होगा? इसके। क्या हो जाएगा? g कैपिटल M स्मॉल m अपान क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। m से m क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? g इज इक्वल टू gm अपान r स्क्वायर। तो आ गया g इज इक्वल टू gm अपान r स्क्वायर। ये क्या है? स्मॉल g है, और ये क्या है? कैपिटल g। तो यही रिलेशन है स्मॉल g एंड कैपिटल g का। क्या होता है? g इज इक्वल टू gm अपान क्या होता है? r स्क्वायर। g इज इक्वल टू क्या होता है? gm अपान r स्क्वायर। क्या बात क्लियर सभी को? ठीक है, चले ठीक। तो ये आ गया g इज इक्वल टू gm अपान r स्क्वायर। क्लियर? फिर समझ लो, समझ गए सभी लोग? चले आगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं इसी में और ऑब्जर्वेशन निकालता हूं। अभी क्या ऑब्जर्वेशन है जरा ध्यान दो। अब मान लो हमारे पास बेटा ये हमारे पास दिख ही रहा होगा आपको, इधर कर दूं थोड़ा सा, हाँ इधर दिखा दिया। देखो तो हमारे पास g इज इक्वल टू क्या हो गया? gm अपान क्या हो गया है? r स्क्वायर। अब जब gm अपान r स्क्वायर हो गया तो m क्या है आपका? मास ऑफ द बॉडी। कैपिटल M क्या है आपका? मास ऑफ बॉडी है ना। अच्छा मास है तो मास हो गया, ध्यान दो। ठीक, ये हो गया मास, मास ऑफ द अर्थ। अच्छा बताओ डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई? मास अपान क्या होता है? वॉल्यूम। मास अपान वॉल्यूम कह सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। इसको यहां लिख लो। अच्छा ठीक है, सुनो, ये आर था आपका, रहने दो, इधर आ जाओ। तो हमें पता है कि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपान वॉल्यूम। और ये बताओ डेंसिटी किससे नोट करते हैं? रो से। मास को m से और वॉल्यूम को v से। तो भाई मास इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा यहां से? इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास इज इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी इंटू क्या बन जाएगी? वॉल्यूम बन जाएगी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ गया डेंसिटी इंटू क्या आ गई है? वॉल्यूम आ गया। ठीक है, चलो ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर इतनी बातें? ठीक, अब आगे सुनो। अच्छा तो यहां पर क्या आया? g इज इक्वल टू जी कैपिटल M। कैपिटल M की वैल्यू कितनी होगी? रो कितनी हो जाएगी? रो इंटू v। v क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसका? अर्थ का। तो अर्थ हमारी कैसी है? एक स्फीयर जैसी है, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। भाई स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर क्या रख दिया? 4/3 पाई आर क्यूब अपान क्या था? आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर कर दो। तो यहां पर 3 आर है, यहां पर 2 आर्स हैं, यहां खत्म हो जाएंगे, एक आर बचेगा। तो क्या बच गया? g इज इक्वल टू जी या 4/3 पाई पहले लिख लो, 4/3 पाई। एक नया फार्मूला था, एक टाइप में आ गया। g इज इक्वल टू क्या होता है? 4/3 क्या हो जाएगा? g इज इक्वल टू 4/3
पाई जी रो और क्या आ गया आर। तो ये हो गया फार्मूला G इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ, बात क्लियर है सभी को? चलें आगे, क्लियर है सभी को? ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या करती है, डिपेंड करता है। अब बात आती है जी किस पर डिपेंड करता है। तो देखो पहली चीज तो जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रही है, आर स्क्वायर दिख रही है। इसका मतलब रेडियस मतलब डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और ये डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा, इंक्रीज। ये इंक्रीज तो ये क्या करेगा, डिक्रीज। और ये डिक्रीज तो क्या करेगा, इंक्रीज। इंक्रीज तो डिक्रीज और डिक्रीज तो इंक्रीज। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है। दूसरी चीज ध्यान दो, सेकंड चीज ध्यान दो बेटा। देखो मास क्या है, बॉडी का मास तो चेंज हो सकता है ना। अर्थ ले लिया, कोई दूसरा प्लैनेट ले ले तो वहां मास चेंज होगा। तो जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, m/r²। तो इसका मतलब जब m/r² की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो जी की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज। और m/r² की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ये भी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्योंकि इसमें देखो कैपिटल जी तो कांस्टेंट है भाई, उसका नाम ही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। कितनी होगी भैया, 9 पॉइंट, अरे भाई 9 पॉइंट कहाँ से होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 तो फिक्स है ना। m/r बचेगा। एक ऑब्जर्वेशन यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, कि भाई जो जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 4/3 कांस्टेंट हो जाएगा, पाई भी कांस्टेंट होगा, जी भी कांस्टेंट होगा। क्या बचेगा, रो आर। तो क्या होती है, रो आर के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास, इन तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या होगा, इन चीजों पर डिपेंड करती है। स्मॉल जी की वैल्यू आर पर डिपेंड करेगी, m/r² पर, और रो इंटू आर पर भी डिपेंड करती है। समझ में आ रही ना बातें? नहीं मजा आ रही क्या? सो जाओ। लेट हो गया क्या, ज्यादा टाइम पढ़ लिया क्या आज? पढ़ लो भाई, 2:30 बज गए, 2:30 हो रहा रात के, तब वीडियो बनाया जा रहा ना। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो। मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मेहनत के बिना कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आपको अपना लक्ष्य पाना है तो दिन और रात की नींदों को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा ना। अगर मान लो जब कभी भी आपको नींद आने लगे तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा क्या कर लो, उठ करके एक्सरसाइज कर लो, या टहलते टहलते पढ़ लो। चलते चलते किसी को नींद आती क्या, नहीं आती है ना। चलते चलते पढ़ लो, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप चिंगम खा लो, उससे भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि उससे मसल्स क्या होगी, एक्टिव हो जाती हैं, है ना। मेंटली हम क्या है, एक्टिव हो जाते थोड़ा सा। या फिर क्या कर लो, थोड़ा सा जो एक्सरसाइज आपको पसंद हो एक्सरसाइज कर लो, तो नींद क्या हो जाएगी, अपने आप दूर हो जाएगी। चलो अच्छा, पढ़ाई करते आओ, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, नींद ना आए। अब देखो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास क्या था, स्मॉल जी था। तो इतनी बातें जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया, मिटाया जाए, मिटाएं, 1 2 3 मिटाते हैं। चलो अब ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते जा रहे हैं वेरिएशन। क्या देखने जा रहे हैं भैया, वेरिएशन देखने जा रहे हैं बेटा। अब हम बात करेंगे वेरिएशन की। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू में किस तरीके से वेरिएशंस होते हैं। अब इन वेरिएशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि भाई किस किस तरीके से वेरिएशन पॉसिबल है।
किस किस तरीके से वेरिएशन पॉसिबल है। तो अब ये किस तरीके से पॉसिबल है, तो इसके बारे में देखते हैं। अब जब किस तरीके से पॉसिबल है तो हमारे पास पहला वेरिएशन क्या होता है, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। किस पर होता है, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। दूसरा होता है ड्यू टू हाइट, ये सेकेंड वेरिएशन हो गया। थर्ड वेरिएशन होता है हमारा ड्यू टू डेप्थ, और फोर्थ वेरिएशन आपका पाया जाता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइप से वेरिएशंस हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू में पाए जाएंगे। एक हमारे पास क्या होगा, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। सेकेंड क्या होगा, ड्यू टू हाइट हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, ड्यू टू डेप्थ हो जाएगा। और फोर्थ क्या हो जाएगा, ड्यू टू रोटेशन हो जाएगा। आपको पता है अर्थ क्या कर रही है भाई, रोटेट कर रही है, तो एक रोटेशन से हो जाएगा। एक आपका बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जाएगा, एक ड्यू टू अपवर्ड जाएगा, हाइट पे जाएगा, और एक क्या होता है उसके शेप से होता है। तो आइए 1 बाय 1 करके हम लोग इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहला वेरिएशन पढ़ने जा रहे हैं ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। वेरिएशन इन द स्मॉल जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं बेटा हम लोग क्या वेरिएशन होते हैं, किस तरीके से वेरिएशन होते हैं। तो शेप हम मान के चलते हैं कि अर्थ का शेप हमारा कैसा है, इलिप्टिकल है। ये ऐसा शेप है। ये कहीं ना कहीं किसके तरीके से बात कर रहा है, इलिप्स की तरीके से बात करता है ना। इलिप्स मैथ वाले लोगों ने पढ़ा होगा इलिप्स के बारे में ना। देखो इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। इसका इक्वल टू क्या होता है 1। इसका फिगर किस तरीके से बनता था, इस तरीके से बनता है। इसे ए बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। ए को मेजर एक्सिस और बी को माइनर एक्सिस। ये कब होता है, जब ए इज ग्रेटर देन बी होता है। और जब बी इज ग्रेटर देन ए दिख जाए आपको तो फिगर आपका कुछ ऐसे बनता है जा करके, है ना। चलो मैथ नहीं पढ़ा रहे हम लोग, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, शेप ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं, है ना। आ जाओ, तो ध्यान दो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया, इक्वेटर। ये क्या होता है आपका, इक्वेटर होता है। ये क्या होता है, इक्वेटर होता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो इसको, इस रेडियस को हमने क्या बोला, रेडियस ऑफ द पोल, आरपी बोल दिया। और इसे क्या बोला, रेडियस ऑफ द इक्वेटर बोल दिया, आरई बोल दिया। ठीक है। अब मान लो हमारे पास ये अर्थ है और अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम है। कैपिटल एम क्या है आपका, मास ऑफ द अर्थ। क्या है, मास ऑफ द अर्थ है। अब जब मास ऑफ द अर्थ है, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है। ठीक है। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द इक्वेटर। आर पी क्या है, रेडियस ऑफ द पोल। तो आर ई क्या है आपकी, रेडियस ऑफ इक्वेटर। और आरपी क्या है आपका, आरपी है आपका रेडियस ऑफ पोल। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ पोल हो गया और रेडियस ऑफ क्या हो गई, इक्वेटर हो गई। अब जब ये बेटा रेडियस ऑफ इक्वेटर और रेडियस ऑफ पोल हो गई तो हम यहां पर ग्रेविटी भी होगी, यहां पर क्या होगी, ग्रेविटी भी होगी। ग्रेविटी किस तरीके से होगी भाई, ध्यान दो। अगर मैं बात करूं जी, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी एट कहां पर, वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर।
इक्वेटर पर देखो भी क्या होता है, G इक्वल टू क्या होता था, G(m)/r²। तो भाई इससे हमने क्या बोला, इक्वेटर है तो G ही बोल दिया, और इसे क्या बोल दिया, RE। कैपिटल G क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कैपिटल M क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मास ऑफ द अर्थ तो चेंज होगी नहीं, चाहे आप इक्वेटर पे रहें और चाहे आप कहाँ पर रहें, पोल पे रहें। तो इसे हमने इक्वेशन क्या लेट कर लिया बेटा, फर्स्ट लेट कर लिया। और अगर हम बात करें यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट पोल पर बात करते हैं, पोल पर क्या होगी, देखो पोल पर क्या होने वाली भाई, GP इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल G कैपिटल M अपान क्या बन जाएगा, RP का स्क्वायर। यहां पर क्या था, RE स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, RP स्क्वायर। इक्वेशन क्या लेट कर लिया, सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड करो, LHS का LHS के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, GE/GP इक्वल टू क्या बन जाएगा, GM/RE स्क्वायर अपान GM/ क्या बन जाएगा, RP स्क्वायर बन जाएगा। GM क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, GE/GP इक्वल टू, अब बताओ ये उलट के ऊपर जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, RP स्क्वायर अपान RE स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो GE है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, RE की। और सेकेंड थिंग क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि जो GP है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, RP के। इसका मतलब जब रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अभी लास्ट में भी हमने बताया कि जब रेडियस इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है ना। तो देखो ध्यान से देखो इधर, इसका मतलब अगर आप यहां पर हैं, कहां पर हैं आप, मान लो आप यहां इक्वेटर पे हैं। एक चीज दिमाग में रखना है यहां पे कि भाई रेडियस मतलब डिस्टेंस, जब r इंक्रीज करेगा तो g क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है। r इंक्रीज कर रहा है तो g क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब r डिक्रीज करेगा तो g क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r इंक्रीज करेगा तो g क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। भाई g डिक्रीज है तो r ये डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, देखो यहां पे ध्यान दो, जो G आपको दिख रहा है क्या, RE जो है इक्वेटर की जो रेडियस है वो पोल की रेडियस से क्या है, ग्रेटर है। रेडियस ऑफ द इक्वेटर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द पोल सिंस, है ना, सिंस so we can say the gravity of the pole is greater than the gravity of the equator। क्यों, क्योंकि भाई जिसकी रेडियस क्या ज्यादा उसका ग्रेविटी क्या कम, रेडियस ज्यादा तो ग्रेविटी कम, और रेडियस कम तो ग्रेविटी क्या ज्यादा। मिल रही नहीं मिल रही भाई, ये तो कह रहा है कि भाई रेडियस इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर कोई बॉडी इक्वेटर से कहां की ओर जा रही है, पोल की तरफ जा रही है, तो उसके स्मॉल g पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा। कहां से कहां जा रही है, इक्वेटर से पोल जा रही है। जरा देखो, जब इक्वेटर पर रेडियस आपकी इतनी रही होगी, आप यहां पहुंचे होंगे तो रेडियस कम हो गई होगी, और यहां पहुंचे तो और कम, यहां पहुंचे और कम, और यहां पर क्या हो गई आपकी, मिनिमम हो गई होगी। यहां पे क्या हो गई होगी, मिनिमम। तो आपकी रेडियस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और जब बेटा रेडियस डिक्रीज करेगी तो ग्रेविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी।
इसका मतलब जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी क्या करेगी, इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि रेडियस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और इसी का अपोजिट कह लेते हैं। अगर हम कह दें कि हम बेटा पोल से कहां की ओर जा रहे हैं, इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, तो जब पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो रेडियस देखो क्या कर रही है, धीरे धीरे पहले इतनी कम थी, फिर और बढ़ी और इंक्रीज हो गई और तो जब पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो रेडियस क्या कर रही है, उसकी इंक्रीज कर रही है। और जब रेडियस इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब जब हम पोल से कहां जाएंगे, इक्वेटर जाएंगे। पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो रेडियस क्या करती है भाई, आर क्या करता है, इंक्रीज करता है। आर इंक्रीज करेगा तो जी क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा, जी डिक्रीज, है ना। और जब हम इक्वेटर से कहां से जाते हैं, इक्वेटर से कहां की ओर जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ, देखो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो आर क्या करेगा, आर आपका डिक्रीज करेगा, आर आपका डिक्रीज करता है। तो जी क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है ना। इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो जी, आर की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज, तो जी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आई बात समझ में, पक्का, हाँ नहीं समझ में आ रहा, चलो बढ़िया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ऐसे और पूछा जाता है कि भाई एक अमाइन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो उसके वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो किसी भी बॉडी का जो मास होगा, मास तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट वेट उसका क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्यों, क्योंकि देखो थोड़ा सा इसको फिगर को छोटा कर दे, थोड़ी जगह बना लेते हैं, चलो ध्यान दो इधर। अब जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे या इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। इसका मतलब W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, g की होता है। इसका मतलब वेट जो है बॉडी का वो क्या है, g पर डिपेंड करता है। और जब g पर डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली की इनवर्सली, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो g की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो w की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और g की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो w की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो समझो अगर कोई आदमी पोल से इक्वेटर की तरफ जाएगा तो g क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जब g डिक्रीज करेगा तो w भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर कोई आदमी पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, तो पोल से इक्वेटर की तरफ जाने पर उसकी रेडियस क्या करती है, इंक्रीज करती है। और रेडियस जब इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और जब ग्रेविटी डिक्रीज करेगी भाई तो वेट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इसका अपोजिट ले लो, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो इक्वेटर से कहां गए, पोल, तो इक्वेटर से पोल जाएंगे तो आर की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और जब जी इंक्रीज करेगा तो डब्ल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या होते हैं, जी में वेरिएशन देखा आपने और उसके बॉडी के वेट में भी वेरिएशन आपको बताया मैंने। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो छाप लो जल्दी से, छाप लो जल्दी से भाई, सब लोग छाप लो, मिटाया जाए। हो गया पक्का। एक बार हम देख लें जरा, वीडियो सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है,
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी। अब क्या है, ड्यू टू हाइट, किसकी बात करेंगे, ड्यू टू हाइट वेरिएशन, क्या बात करेंगे, वेरिएशन की बात करेंगे, वेरिएशन इन स्मॉल जी ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट। हाइट से क्या वेरिएशन आता है इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा किस तरीके से इसमें वेरिएशन आता है। तो हमने कहा, समझो क्या समझना है, हमने कहा ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, ये क्या है आपकी अर्थ है। ठीक है, चलो देखो ये आपकी अर्थ है, तो ये ध्यान दो, ये आपकी क्या हो गई, अर्थ हो गई। ये हमने कहा क्या है, अर्थ है, दिख रहा है सबको, ठीक। अच्छा, अर्थ है तो ये अर्थ का यहां पर क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा, और सेंटर रहा होगा तो ये क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। हमने कहा आर है इसकी रेडियस, तो अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर ही ये भी होगा, तो ये भी रेडियस ऑफ द अर्थ होगी, है ना। अब अर्थ का मास कितना है, एम है, कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है आपका, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ हो गया। अब हमने कहा यहां पर एक कोई बॉडी है यहां पर, और इस बॉडी का मास कितना है, कैपिटल एम है, सॉरी स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम इज द मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। जब इस मास ऑफ द बॉडी, हमने कहा ये अर्थ का सरफेस है, और सरफेस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, एच है, हाइट कितनी है इसकी, एच है। इतना कितना है, आर, इतना कितना है, एच, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, आर प्लस एच बन जाएगा। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच बन जाएगी जाकर के, है ना, कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच। ठीक है, ये क्या है आपका सरफेस है। तो अब ध्यान से देखो, कह रहा है यहां पर अब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही पूछ रहा है आपसे कि भाई जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सबको समझ में आ गया, क्लियर है। देखो भाई ये अर्थ थी, अर्थ का मास है कैपिटल एम, बॉडी है, बॉडी का मास कितना है, स्मॉल एम है, बॉडी का मास कितना है, स्मॉल एम है, और ये यहां से इसकी रेडियस आर है, एच हाइट पर है, तो टोटल हाइट हो जाएगी आर प्लस एच। क्यों, क्योंकि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर लगता है, मतलब सेंटर्स के बीच लगता है, सेंट्रल फोर्स है ना, सेंटर के बीच में लगता है, ना कि सरफेस के बीच में लगेगा। ठीक है, तो देखो हमने कहा जी एट सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, तो अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होगी, अभी बताया था, जी इक्वल टू होता है जी एम अपान क्या होता है, आर स्क्वायर, जी इक्वल टू होता है जी एम अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट, और फिर हमने कहा जी जो है, जी एट द हाइट ऑफ एच, एच हाइट पर इसकी ग्रेविटी कितनी होगी, तो भाई चेंज होगी डेफिनेटली, या तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बाद की बातें हैं, चेंज होगी बस। तो हमने कहा चेंज क्या है, वो जी डैश है, क्या है, जी डैश। जी डैश इक्वल टू क्या होगा, जी कैपिटल जी चेंज नहीं होगा, मास ऑफ द अर्थ चेंज होगा नहीं होगा, अपान, हाँ आर तो चेंज होगा ना, आर मतलब डिस्टेंस, तो इसके सेंटर से और इसकी बॉडी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर प्लस एच है। तो यहां क्या लिख दोगे, आर प्लस एच, उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो। इसे इक्वेशन क्या लेट कर लिया हमने, सेकंड लेट कर लिया।
अब हमने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से। होता क्या है, LHS का LHS से, RHS का RHS से डिवाइड कर दो। तो भाई क्या हो जाएगा, G डैश अपान G इक्वल टू कैपिटल GM अपान R प्लस H का होल स्क्वायर अपान बन जाएगा आपके पास क्या, GM अपान R स्क्वायर। अरे भाई ये इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो GM क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। GM क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बचा क्या, R स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर उठ के ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा G डैश अपान G इक्वल टू, R स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपान R प्लस H का होल स्क्वायर। तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में हो जाएगा, क्या होगा, चेंज कर दो भाई। तो G डैश इक्वल टू क्या होगा, G इंटू, यहां से एक चीज ध्यान से देखो जरा, देखो भाई जो G डैश है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रहा है, R प्लस H का होल स्क्वायर। एक चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो भाई जब R प्लस H जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो R प्लस H की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ग्रेविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अर्थ के सरफेस से एबव जाने पर ग्रेविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि ये देखो ये वैल्यू क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है। और जब ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वैल्यू क्या करती है आपकी, डिक्रीज करने लगती है। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो अच्छा, यहां से एक चीज और देख सकते हैं आप, हाँ देखो G डैश इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, G इंटू, देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों को एक साथ लिख लो, R अपान R प्लस H का की पावर कितना लिख लोगे, 2 लिख लोगे। अपान क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो G डैश इज इक्वल टू G इंटू, इसे हम लिख सकते हैं R प्लस H अपान R की पावर माइनस का 2। देखो सिंपल सी बात है भाई, 1 अपान x की पावर 2 लिखा है मान लो, ठीक। इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हो ना, 1 अपान एक्स स्क्वायर की होल पावर, 1 अपान एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो ना। देखो अगर आप इसको देखो तो आप इसे x की पावर माइनस 2 भी तो कह सकते हो, तो -2/1 भी तो हुआ होगा। अरे भाई 1 का स्क्वायर क्या हो गया होगा, 1 हो गया होगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। देखो 1 अपान एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं आप x की पावर -2, पावर नीचे निगेटिव है ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर कैसी होती है, निगेटिव। तो यहाँ कैसी वैल्यू थी, यहाँ पर वैल्यू आपकी कैसी थी, पॉजिटिव, तो ऊपर कैसी चली गई, निगेटिव चली गई, तो निगेटिव हो गया। वैसे इसका मतलब न्यूमिनेटर किस में चेंज हो गया, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर किस में चेंज हो गया, न्यूमिनेटर में चेंज हो गया। भाई समझ में। तो इस तरीके से देखो ये R बाई R प्लस एच था, तो इसका न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, न्यूमिनेटर हो गया। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बना दिया। तो जो उसकी पावर्स है, जो उसकी पावर है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी, और निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो पावर पॉजिटिव थी तो कैसी हो गई है, निगेटिव हो गई। तो ये बात समझ में आई होगी। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे हम लगाते हैं एक थ्योरम है जिसका नाम मैथ वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। देखो अगर यहां प्लस का 2 होता तो आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है ना। लेकिन यहां कितनी पावर लिखी हुई है, माइनस का लिखी हुई है। तो जब माइनस की पावर लिखी हुई तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या है, इजी नहीं है। तो देखो इससे क्या लिख सकते हो आप, G डैश इक्वल टू G इंटू, अगर इसे हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, R अपान R,
मतलब 1 हो जाएगा, प्लस h अपान क्या बन जाएगा, r की पावर माइनस का 2। कुछ क्या करना, देखो r बाई r कर दिया, जब r बाई r किया, जब r बाई r किया, r बाई r तो कितना हो गया 1, इधर क्या बचा, h बाई r बचा हुआ है, h बाई क्या बन गया है, r बन गया। तो यहां से कह सकते हैं कि जो g डैश होगा वो इक्वल टू क्या होगा, g। अब बाइनोमियल थोड़ा पूरी नहीं बताने वाले हैं, समझ लो क्या है, 1 प्लस, अब देखो जो यहां पर पावर है इसको यहां रख लो बस, माइनस कट क्या हो जाएगा 2h बाई r बन जाएगा, जो यहां पावर थी इसको इसके पास लिख लो, तो क्या बन गया, g डैश इक्वल टू g इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2h बाई r। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला बेसिकली, g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई r। तो जैसे जैसे h की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो g की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्या करेगी, g की वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारे पास क्या, ड्यू टू हाइट। तो कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला कि g की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। हाइट के इंक्रीज करने पर g की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर है बातें, इतनी समझ में आ गई, समझ में आ गया, ठीक है। अब आपके मन में आना चाहिए कि ये फार्मूले से कैसे डिक्रीज करेगी भाई। देखो यहां पे फिर समझ लो कि अगर देखो तो इसको इधर एलसीएम ले लोगे तो r माइनस 2h बनेगा जाकर के। तो भाई जब जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो अब पूरी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करने लगेगी। r माइनस 2h, देखो r मतलब रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ तो फिक्स है हमारे पास, मान लो जब ये फिक्स है तो उसके बाद आगे वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करने लगेगी। और जब वैल्यू डिक्रीज करेगी, ये पूरी वैल्यू डिक्रीज करने लगेगी, तो ये भी क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो नोट कर लो जल्दी से करो। कर लिया, हो गया, चले आगे। अब देखो, अच्छा एक और हमारा नेक्स्ट बचता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, दिख रहा है ना सबको, बढ़िया से दिख रहा है ना, मजा आ रही है, समझ में आ रही बातें। चलो अब अगली बात करेंगे हम लोग। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अब ड्यू टू, किसकी बात करेंगे, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ। अब वेरिएशन तो होगा, लेकिन किससे वेरिएशन देखना है, डेप्थ से वेरिएशन देखना है। तो डेप्थ से किस तरीके से वेरिएशन देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है, मान लो ये क्या हमारे पास है, अर्थ, क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ हो गई। अब आपको पता है अगर ये अर्थ है तो ये क्या होगी, इसकी अर्थ की सेंटर होगा अर्थ का, और ये क्या होगी, अर्थ की रेडियस होगी। तो इसकी रेडियस हमने कहा कितनी है, r है, कितनी है, r। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है, r है। अब ड्यू टू डेप्थ का मतलब क्या, बिलो द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। अब अर्थ के अंदर सुरंग बनाने वाले हैं ना, सुरंग से चलेंगे। आहा कितनी मजा आ रही है। आओ, अच्छा अब अर्थ के अंदर जाने वाले हैं, तो अर्थ के अंदर चलते हैं, कुछ करते हैं चल के अर्थ के अंदर। आ जाओ। अब देखो अर्थ के अंदर जब हम गए तो हमने कहा
कि भाई हम यहां पर पहुंच गए, इस पॉइंट पर पहुंच गए, और हमने कहा ऊपर से हम कितनी डेप्थ तक आए हैं, तो हमने कहा डी डेप्थ तक आए हैं। कितनी डेप्थ तक आ गए? डी डेप्थ तक आ गए। और जब डी डेप्थ तक आए तो आप बताओ इतनी हाइट डी है, टोटल कितनी, देखो टोटल कितनी है आर, टोटल कितनी है आर, इतनी कितनी है डी, तो बताओ इतनी कितनी बचेगी, आर माइनस डी बचेगी। इतनी कितनी है डी, इतनी कितनी है आर, तो इतनी कितनी बचेगी, आर माइनस का डी बचेगी। इसके मतलब इतनी जो डेप्थ होगी ये कितनी होगी, डी, या क्या होगी, आर माइनस का डी। अरे यार क्या हो गया भाई, कितनी बचेगी, आर माइनस का डी बचेगी। क्या बचने वाली है, आर माइनस डी बचने वाली है। ठीक है, क्या बचने वाली है, आर माइनस का डी बचने वाली है। ठीक है, तो भाई इतना कितना होगा, इतना बचेगा आर माइनस का डी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो बस इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर हमने कहा अर्थ, यहां पर एक कोई बॉडी है, यहां पर क्या है, एक बॉडी है, जो एक हम ही थे। अब ये अपना भी एक क्या बनाएगी, पाथ बनाएगी जाकर के, मान लो ऐसे बना हुआ। ठीक है, सर्कुलर था। अर्थ का बॉडी का मास कितना था, स्मॉल m था। अगर हम बात करें g एट सरफेस, सरफेस पर ग्रेविटी की बात करें, सरफेस पर ग्रेविटी कितनी बताई थी आपको, कितनी बताई थी, बताया गया था कि g इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। और g एट डेप्थ, डेप्थ ऑफ, कहां पर डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द डी, डी डेप्थ पर देखना है, तो जी डैश हमने लेट कर लिया। जी डैश इक्वल टू क्या होगा, जी एम अपान। अब देखो ये हमारे पास बॉडी यहां पे रही होगी, इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी होती है, तो इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी, आर माइनस डी। तो यहां क्या कह देंगे हम लोग, आर माइनस डी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इसे इक्वेशन क्या लेट कर लिया, सेकेंड लेट कर लिया। आर माइनस डी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब वही काम इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा जी डैश अपान जी इक्वल टू जी एम अपान आर माइनस डी का होल स्क्वायर अपान अपान क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहां पर जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर, तो उसकी क्या होगी, अपनी एक डेंसिटी होगी। क्या होगी, डेंसिटी होगी। और आपको बताया था अर्थ की डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी के फॉर्म में क्या बताया था आपको फार्मूला, याद करो तो बताया था जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर, बताया था जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर बताया था। और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर हमने कहा जी डैश इज इक्वल टू 4/3 तो कांस्टेंट रहेगा, पाई भी कांस्टेंट रहेगा, जी भी कांस्टेंट रहेगा, और रो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट है। क्या बदलेगा, आर बदलने वाला है। तो क्या आएगा हमारे पास, आर के प्लेस पर क्या लिखेंगे, आर माइनस डी लिख देंगे, आर माइनस डी लिख दिया। इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड। अब वही काम, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर दिया हमने, डिवाइड करा दिया। तो क्या आ गया भाई हमारे पास, जी डैश अपान जी इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी अपान कितना आ गया भैया, 4/3 पाई जी रो आर, ये वाला आर है, इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, खत्म। तो कितना बचा हमारे पास, बचा हुआ है
जी डैश अपान जी इक्वल टू आर माइनस डी अपान क्या बचा हुआ है, आर माइनस डी अपान आर। उल्टा हो गया क्या, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सरफेस पर कितनी हो गई 4/3 पाई जी आर रो हो गया। यहां पर कितनी हो गई 4/3 पाई जी रो आर इंटू डी हो गया। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ सही है। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, जी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, जी इंटू आर माइनस डी अपान क्या आ गया आर। तो डिवाइड कर दो, जी डैश इज इक्वल टू कितना होगा, जी इंटू 1 माइनस डी अपान क्या बन गया आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया, जी डैश अपान जी इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर अपान डी आ गया। ये क्या होता है, ड्यू टू डेप्थ। क्या आ गई हमारे पास, ड्यू टू डेप्थ आ गई। आई बात समझ में। तो इस तरीके से वेरिएशन हमारे पास पॉसिबल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू डेप्थ। क्या हो गया था, ड्यू टू डेप्थ आ गया। क्लियर इतनी बातें, चले आगे। ठीक है, इसका मतलब फाइनली हमारे पास रिस्पांस क्या आया कि भाई जी, देखो यहां से, इसमें से यहां देख लो, जो जी डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर माइनस डी। इसका मतलब आर माइनस डी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे, देखो ध्यान से देखो, ये अर्थ है, ये सेंटर है, आप पहले यहां पर थे, आप पहले देखो, आप यहां पर थे, बताओ रेडियस क्या थी, आप यहां पर थे, आप यहां आ गए, आप अंदर जा रहे हैं तो सर्फ सेंटर से आपकी डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही ना। तो डिस्टेंस कहां से ली जा रही है, सेंटर से ली जा रही है। तो बताओ जैसे जैसे आप इसके अर्थ के सेंटर की ओर जा रहे हैं, सेंटर की ओर जा रहे हैं, तो आपके पास जी की वैल्यू क्या कर रही है, जी नहीं, डिस्टेंस आपकी क्या कर रही है। देखो पहले आप यहां थे, समझो 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 समझो, फिर समझो, पहले आप यहां पर थे, ये सेंटर था, यहां पर थे, डिस्टेंस इतनी थी, आप यहां पर आ गए, अब डिस्टेंस इतनी बची, अभी तक आप यहां आ गए और डिस्टेंस कम हुई, और 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 जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो आर माइनस डी की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और जब ये डिक्रीज करेगी तो जी की वैल्यू भी क्या करेगी, डिक्रीज करती है। इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन ये आया कि अर्थ के सरफेस के बिलो जाने पर जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। आई बात समझ में, हाँ ठीक है। और भैया सेंटर पर, कहां पर, सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। कितनी होगी, जीरो होगी। कितनी होगी, सेंटर पर कितनी होगी, जीरो होगी। और सरफेस पर कितनी होती है, सरफेस पर कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सरफेस, अर्थ के सरफेस पर कितनी होती है, 9.8 इंटू 10 पावर 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो एक ये भी कंक्लूजन आया कि भाई नीचे जाने पर भी क्या करेगी, डिक्रीज, ऊपर जाने पर डिक्रीज, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। देख लिया आपने। अब एक नया टॉपिक बचा हुआ है, ड्यू टू रोटेशन। क्या बचा हुआ है, ड्यू टू रोटेशन बचा हुआ है ना। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो चलो नोट कर लो भाई, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, नहीं तो मिटा दिया जाए। मिटा दें क्या, मिटा दें, चलो अच्छा। मिटाए, ठीक। अब चलो अगला हेडिंग लगाएंगे, ड्यू टू रोटेशन। क्या कहेंगे, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू रोटेशन। अब क्या है भाई, क्या क्या रीजन आया, ड्यू टू
रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन होने पर जी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट आता है, ये फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो हमने एक शेप ले लिया, वही है, कैसा शेप है, इलिप्टिकल शेप ले लिया हमने। ये हमारे पास क्या है, इलिप्टिकल शेप आ गया। अब चलो ध्यान दो, ये हमारे पास क्या आ गया, एक शेप आ गया। ये इसको मैंने यहां पर रख लिया। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। अब बेटा हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, पोल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, हमारा इक्वेटर कहलाएगा। यहां पर क्या होगा, एक पोल होगा और एक क्या होगा, इक्वेटर होगा। ठीक है, एक पोल होता है और एक क्या होगा, इक्वेटर होगा। क्लियर है, चलो अब देखो, अब कोई भी चीज है यहां पर क्या करेगी, रोटेट करेगी जा करके। अब मान लो आप यहां पर थे तो इस तरीके से रोटेशन होगा आपका, आप यहां पे हैं तो इस तरीके से रोटेशन होगा आपका, और आप यहां पे हैं तो इस तरीके से रोटेशन होगा आपका, आप यहां पे हैं तो इस तरीके से रोटेशन होगा। तो इसका मतलब आपका रोटेशन किसके, एक्सिस के अराउंड कर रहे हो ना भाई, किसके अराउंड कर रहे हो, एक्सिस के अराउंड कर रहे हैं। और जब एक्सिस के अराउंड रोटेशन होगा तब क्या होने वाला होगा, अब मान लो झूले पे कभी बैठे हो ना, गोल गोल वाला झूला, उस पे हम जब बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर की ओर गिरने वाले हैं। उस पर एक क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। और वो फोर्स कितना होता है, आइए उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बातें करते हैं कि वो फोर्स होता कितना है। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब मान लो आप यहां पर थे, आप कहां पर हैं, कहीं पर हैं, आप यहां पर हैं, मान लो यहां पे। ठीक है, तो यहां पर एक आउटर साइड पर फोर्स लगता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफसी। एफसी क्या है, सेंटीपिटल फोर्स है। और सेंटीपिटल फोर्स क्या होता था भाई, सेंटीपिटल फोर्स के बारे में बताया था आपको। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता था एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है ना, पता है ना, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। अब कोई भी कैसा रोटेशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आती है। तो हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m, v के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं, आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो गया। f इज इक्वल टू क्या आएगा, m आर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब फोर्स कितना होगा हमारे पास, ये वाला जो फोर्स होने वाला है वो कितना होगा हमारा, F इक्वल टू एम आर, आर ना हो करके इसे हम कैपिटल आर बोल लें, रेडियस बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर। F इक्वल टू क्या आ गया, एम आर स्क्वायर, कैपिटल आर ना बोलो, आर ही बोल लो। चलो अब पता नहीं आप किस पोजीशन पे है, कुछ पता नहीं है, अलग अलग कंडीशंस हैं, सबकी रेडियस क्या होगी, अलग अलग होगी। आप यहाँ पे होंगे तो कुछ दूसरी रेडियस होगी, यहाँ पर रहेंगे कुछ दूसरी रेडियस होगी, यहाँ पर रहेंगे दूसरी रेडियस, मतलब रेडियस क्या हो जाएंगी, चेंज होती रहेगी। अच्छा ठीक है, अब ध्यान दो, अब एक सेंटर की ओर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और वो सेंटर की ओर फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए कितना लगेगा, mg। कितना फोर्स लगेगा ये हमारे पास, mg फोर्स लगेगा नीचे की ओर। अरे भाई अगर मान लो कोई हमारे पास बॉडी है, नीचे की ओर एक फोर्स लगता था, क्या mg लगता था कि नहीं लगता था, हाँ लगेगा, क्या लगेगा, एक mg फोर्स लगेगा।
अब ये जो mg फोर्स होगा, क्या होगा, mg जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, उसको बैलेंस करने के लिए लगाता है। क्या करेगा, बैलेंस करेगा जा करके mg फोर्स। ठीक है, ध्यान दो। अब इसका नाम हमने क्या दे दिया, F1 नाम दे दिया। चलो इसका नाम F1 है और इसका नाम क्या हमारे पास है, F2 है। ये F2 है, एक्चुअली FC है, सेंटीपिटल फोर्स। अब देखो इन दोनों का, ये हमारे पास क्या है, F2 है और ये हमारे पास क्या है, F1 है। अब भाई F1 और F2 है तो ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। कैसी क्वांटिटी भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, अपना मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां पर क्या कर देते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड। इसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस तरफ की ओर आएगा। देखो क्या आप झूले बैठते हो तो लगता है बाहर जाने वाले, क्या गिर जाते हो क्या, नहीं ना। इसका मतलब अंदर की ओर लगने वाला जो फोर्स होता है, जो F1 होता है, वो ग्रेटर देन किससे होता है, F2 से होता है। तो जब F2 से होगा तो इसका रिजल्टेंट हमेशा कहाँ पर आता है, हैवी फोर्स की तरफ से। जैसे हमने कहा था सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता था, हैवी बॉडी की तरफ मिलता था कि नहीं मिलता था। तो उसी तरीके से यहां पर कहां मिलेगा, हैवी फोर्स की तरफ। तो F कौन है, हैवी, F1 हैवी है, इसकी तरफ क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा। और इसका रिजल्टेंट हमने कहा बोला क्या है, क्या हमारे पास mg है। mg ने बोल क्या बोल दिया, mg डैश है, mg डैश कर दिया। ठीक है, तो चलो अब जब mg डैश कर दिया तो क्या होगा। अब देखो हमें पता है भाई कि जो F, ये क्या हमारे पास है, मान लो mg जो है वो क्या है हमारा, F है। F मतलब F नेट, रिजल्टेंट क्या है, ये FC है, सेंटीपिटल फोर्स। तो हमने एक बात बताई थी, F नेट या F इक्वल टू क्या होता है, F1 प्लस F2। वो भी किसके फॉर्म में होगा, वेक्टर के फॉर्म में होगा। स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं हमारे पास, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसके फॉर्म में होगा, वेक्टर के फॉर्म में होगा। तो आपको याद हो तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। तो R इज इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था नहीं होता था, हाँ यार होता था। ठीक है, देखो तो F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F2 cos थीटा। ये फार्मूला हो जाएगा आपके पास। अच्छा, F नेट की वैल्यू कितनी है, नेट मतलब रिजल्टेंट, ये F नेट ही तो हमारे पास। F नेट की वैल्यू कितनी है, mg डैश, क्या है, mg डैश इक्वल टू अंडर रूट, देखिएगा F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, mg। तो यहां mg का स्क्वायर कर देता हूं प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, mr ओमेगा स्क्वायर, क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर। वो इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर दिया, प्लस 2 F1 की वैल्यू कितनी है, mg इंटू F2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, वहां से देखो mr ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। अब बताइए थीटा की वैल्यू कितनी है, एंगल कितना है, एंगल किसके बीच का होता है, एंगल देखो F1 और F2 के बीच का एंगल है, F1 और F2 के बीच का एंगल है, F1 और F2 के बीच का एंगल। तो देखो ध्यान दो, ये एंगल निकालना हमें, ये वाला, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर देखो, ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेटर था, क्या था, इक्वेटर था। ये एंगल हमारे पास कितना है, मान लो ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा। तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और बेटा ये जब थीटा होगा, देखो अल्टरनेट अपोजिट एंगल है कि नहीं है,
और ये दोनों अपोजिट एंगल है, अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा। फिर समझो, देखो 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 देखो, अगर यहां पर मैं बात करूं तो देखो यहां पे ध्यान दो, एंगल निकालना है। एंगल किसके बीच का है, इन दोनों के बीच का एंगल हमें चाहिए, इतना एंगल चाहिए, इतना एंगल। तो ध्यान दो, हमने कहा ये वाला जो एंगल है F1 वेक्टर जो है ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। किसके साथ, इक्वेटर के साथ। तो ये एंगल हमने कहा क्या है, थीटा है। ये क्या है हमारे पास F2 है, ये क्या था आपका F1 था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और कोई बात नहीं। अब ये ऐसे लाइन रही होगी, ये ऐसे रही होगी। अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर इतना थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अपोजिट एंगल्स है। अब इतना थीटा है और एक स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल बनता है बताओ, टोटल एंगल कितना होगा 180 होगा। तो भाई टोटल 180 होगा, इतना कितना है थीटा, तो इतना कितना बचेगा भाई, टोटल 180 है, 180 से थीटा हटा दो तो कितना बचेगा 180 माइनस का थीटा एंगल बनेगा। कितना बनेगा 180 माइनस थीटा। नहीं समझ पाया, समझो फिर समझो, समझ लो बढ़िया समझो, अच्छा समझो। देखो अच्छा भाई फिर से समझ लो, समझ लो, समझाए। देखो ये क्या था आपका इक्वेटर था, ये आपका F1 था, ये आपका क्या था F2 था, और हाँ ये इधर गया होगा, ये ऐसे गया होगा। ये एंगल हमने क्या माना था थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। हाँ ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, और ये भी क्या है अपोजिट एंगल है। ये थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा। अब देखो भाई अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा 180, टोटल कितना होगा 180। जब ये 180 बनेगा तो यहां पर ध्यान दो, इतना कितना बनेगा भाई, इतना कितना होगा, इतना देखो इतना थीटा ही है, तो टोटल 180 है, इतना बचेगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना बचेगा 180 माइनस का थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 180 माइनस का थीटा लिख दिया जाए। चलो आगे आ जाओ। तो यहाँ से mg डैश इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बनने वाला है m स्क्वायर जी स्क्वायर, और प्लस ये बनने वाला है m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, पावर की पावर होगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2m, m इंटू एम क्या हो जाएगा m स्क्वायर इंटू जी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कास 180 वैल्यू कितनी होती है, कास 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कास थीटा, क्या होता है माइनस कास थीटा होता है, क्या होता है माइनस कास थीटा। तो ये आ गया। अब देखो एम जी डैश इक्वल टू टोटल से क्या दिख रहा है आपको कॉमन, देखो एम स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो एम स्क्वायर बाहर ले लो तो क्या बचेगा जी डैश जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 जी। अच्छा देखो यहाँ पे ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 जी ओमेगा स्क्वायर कास थीटा, कास थीटा बन जाएगा। ठीक, तो एम जी डैश इक्वल टू अंडर रूट। हाँ एक चीज ध्यान दो, अब ये बताओ मैं एम स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आएगा एम बाहर आएगा, तो क्या बचेगा जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस माइनस 2 जी ओमेगा स्क्वायर कास थीटा। ठीक, एम एम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे देखो तो फाइनली हमारे पास क्या बचा हुआ है, फाइनली हमारे पास बचा हुआ है जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट जी डैश। अब देखो यहां पर हमने कहा कि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू हमने जीरो लेट कर लिया, क्यों देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 अपान टी, 2 पाई बाई टी ओमेगा इज इक्वल टू, और बताओ 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड होता कितना है अर्थ का, कितना होता है
360 डेज, एक दिन में यार, एक दिन में क्या 24 डेज भाई, 24 डेज। डेज को अगर मीटर में सेकंड में चेंज करो कितना आएगा 36 इंटू, देखो ये वैल्यू जो आएगी 2 पाई बाई 24 इंटू 3600, बहुत छोटी वैल्यू होगी ना, क्या होगी, बहुत ही छोटी वैल्यू होगी। और जब बहुत छोटी वैल्यू होगी तो बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, और भी छोटी हो जाएगी। अरे भाई स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर करो तो क्या होगा, और स्मॉल, उसकी पावर 4 कर दो तो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा ना। तो हमने कहा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 0 है। कितनी हो गई, 0 हो गई। और जब 0 हो गई तो हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर इंटू 0 और माइनस का 2g ओमेगा स्क्वायर कास थीटा आ गया। आई बात समझ में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो गई आपकी। कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक, चले आगे, चलो मिटाएं आगे, मिटाते हैं। अब ध्यान दो, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिएगा यहां से, हाँ अब देखो बेटा यहां पर जी डैश, हाँ जी डैश इक्वल टू, रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2 ना, तो प्लस कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 हो गया, माइनस ये क्या बना 2g ओमेगा स्क्वायर कास थीटा की होल पावर 1/2। अब ये 1/2 कैसे सॉल्व किया जाता है, 1/2 कैसे सॉल्व किया जाता है, बाइनोमियल थ्योरम बताया। बाइनोमियल थ्योरम में क्या बताया था अभी, जो पावर होती थी वो आगे आ जाती है, तो पावर आगे ले लो, तो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी यहां पे स्क्वायर था ना, जी डैश का क्या था, स्क्वायर, हाँ जी स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी ओमेगा स्क्वायर कास थीटा। मैंने कहा था ये पावर आगे ले आओ तो कितनी हो जाएगी 1/2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, आ जाएगा हमारे पास जी डैश इज इक्वल टू जी, जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जी, ठीक है, जी डैश इक्वल टू क्या आएगा, जी स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास, जी स्क्वायर, जी स्क्वायर आ गया, जी स्क्वायर इंटू माइनस, सॉरी माइनस कर लो, क्या बन जाएगा हमारे पास, जी ओमेगा स्क्वायर कास थीटा, जी डैश इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या भी, जी स्क्वायर, जी डैश इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस जी ओमेगा स्क्वायर कास थीटा आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, क्लियर है ना, क्यों भाई नहीं क्लियर है क्या अभी, चलो ठीक है, तो चलो आगे चले, आगे बताया जाए, बताया जाए, चलो ध्यान दो, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो इसको हम दूसरे पेज में लिख लेते हैं, इतने को हम क्या करते हैं दूसरे पेज में लिख लेते हैं, चलो ठीक है, दिख कम रहा होगा ना, छोटा होगा, छोटा है क्या, चलो देखो क्या आ गया था फाइनली, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई थी कि जी डैश इक्वल टू क्या बचा था, जी स्क्वायर, क्या बचा था थोड़ा सा देखिएगा, हाँ नेक्स्ट पेज करते हैं थोड़ा सा, जी डैश इक्वल टू क्या बचा था हमारा, अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस 2g आर ओमेगा स्क्वायर कास थीटा, ये बचा हुआ था, हाँ, तो जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर मैं इससे जी स्क्वायर कॉमन ले लूं, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो इसको जी स्क्वायर को डिवाइड करो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहां पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, माइनस माइनस लगा दिया,
इसको जी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, जी अपान जी स्क्वायर क्या होगा, जी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2r ओमेगा स्क्वायर अपान जी इंटू क्या बनेगा cos थीटा बन जाएगा। स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या आएगा, जी आ जाएगा। अच्छा तो 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर अपान क्या बन जाएगा, जी, की होल पावर कितना लिखा हुआ है 1/2 की होल पावर। अरे भाई रूट लगा हुआ है तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वो की पावर कितना हो जाएगा 1/2 बन जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2। अब वही क्या होता है ना बाइनोमियल थ्योरम, पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो 1/2 बन जाएगा r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा अपान क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू, अरे फिर से इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो कितना होगा, एलसीएम जी होगा, जी इंटू 1 जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और क्या बन जाएगा cos थीटा बन जाएगा, cos थीटा। जी जी कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, क्या आ गया cos थीटा आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर फिगर आपका कुछ ऐसा ही तो बना हुआ था, ठीक है, ये एंगल कितना होता था, थीटा कितना था, थीटा। तो भाई ये भी एंगल कितना होगा आपका, थीटा होगा, मैंने बताया था कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर हम cos थीटा लगा दें, यहां पर क्या लगा दें, cos थीटा लगा दें, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, क्या होती थी, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। अरे यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो ऐसे ही तो रोटेट कर रही थी हमारे पास, तो इसका मतलब ये जो होगी ये क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, किसकी, आर कहलाएगा। देखो फिगर पे देखो फिर से भाई, अर्थ ये बॉडी थी, तो बॉडी हमारी कुछ ऐसे ही तो रोटेट कर रही होगी, ये ऐसे, तो अगर ये सेंटर रहा होगा तो ये क्या कहलाएगी, उसकी रेडियस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी ना। तो भाई cos थीटा इक्वल टू अगर मैं निकालूं यहां से मैं cos थीटा निकालूं तो क्या होता है, एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। अरे भाई एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाएगी आपकी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। और तुम्हारे पास r इक्वल टू क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से r cos थीटा लगाना है, क्या लगाना हमें, cos थीटा लगाना है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बताओ, देखो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस, तो बेस का काम कौन करेगा, r स्मॉल वाला r अपान बेस अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का काम यही तो करेगा ना जा करके, ये को ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, आर। फिगर में देखो भाई इधर ये क्या है आपका, आर है, ये क्या हो गया आपका, आर हो गया, ये क्या हो गया आपका, बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस का काम करेगा ये आर, ये वाला ये वाला ये वाला भाई, ये हाइपोटेनस ही तो है। ठीक है, चलो तो कहाँ था, हाँ ये आ गया। तो भाई आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं कैपिटल आर cos थीटा। तो जी डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर
cos थीटा यहाँ पर भी cos थीटा ऑलरेडी था, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बना देगा। तो ये फाइनली हमारे पास फार्मूला आ गया g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से क्या थे, वेरिएशंस थे, किसमें, इन द वैल्यू ऑफ द स्मॉल g। स्मॉल जी की वैल्यू में वेरिएशन आपने कितने तरीके से देखा, इस तरीके से हमने वेरिएशन देखा। दिख रहा है सबको, सभी से अच्छे से दिख रहा है? ठीक है।